गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम आज से बेसिक अकाउंटिंग लर्न करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं या CA फाउंडेशन कर रहे हैं या 11th क्लास पढ़ रहे हैं आप, या आप MBA में बेसिक अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लासेस हैं। तो सबसे पहले हम 11th की अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम बेसिक टर्म समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्यों की जाती है, उन चीज़ों को अपन डीप में कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंट की कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंटिंग तो बाद में आएगा, पहले हम अकाउंटिंग वर्ड को समझते हैं। अकाउंट का मतलब होता है टू रिकॉर्ड समथिंग। किसी भी चीज़ को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे अकाउंट बोला जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर आप बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ केवल बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स आएंगे। जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे के, जो आप करते हैं, सेल, परचेज, किसी को सर्विस देना, किसी से गुड्स परचेज करना, वो सब अकाउंट का पार्ट होंगे। यानी अकाउंट का मतलब हुआ टू रिकॉर्ड समथिंग। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं आप, वो अकाउंट है। और जनरली आप जब बिजनेस की बात कर रहे हैं तो केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस में पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। और अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है, जब भी आप अकाउंट्स में सीखेंगे तो उसे हम पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग एक ब्रॉड टर्म है जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। तो अब व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, उसका मतलब भी आप सीखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको स्टार्ट करना होता है तो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। यानी जैसे आपने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था जब बचपन में, तो कंप्यूटर में जब किसी ने आपको बोला था एक माउस होता है, तो आपके माइंड में आएगा माउस तो रेड को भी बोलते हैं, राइट। CPU क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, तब जब तक आपको बेसिक टर्म समझ में नहीं आएंगी, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी यानी टेक्निकल वर्ड, तो फिर आपको वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह अगर आपको अकाउंटिंग समझनी है तो सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आपको समझना होगा, जो डे टू डे के बिजनेस में यूज़ होती हैं, ताकि आप अकाउंटिंग को ढंग से समझ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो नोट्स बुक्स, ये जो बुक्स हैं, ये DK गोयल सर की बुक है जो 11th-12th में चलती है। तो हम उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें काफ़ी अच्छे कंटेंट आपको दे रखे हैं, तो इससे आप बेसिक चीज़ों को डीप में समझ सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक, हम रीड कर लेते हैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। देर आर सर्टेन बेसिक अकाउंटिंग टर्म विच आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड, जो डे टू डे यूज होती हैं बिजनेस वर्ल्ड में। बिफोर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, it is essential to understand these terms as these terms have their specific meaning in accounting। क्योंकि इनका स्पेसिफिक मीनिंग है, इसलिए हमें इन टर्म्स को समझना होगा अगर आपको अकाउंटिंग ढंग से समझनी है। दीज बेसिक टर्म आर कॉल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ने कहा जाता है। अब अकाउंटिंग क्यों की जाती है ये भी समझ लेते हैं। हर बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि उसे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे किस आदमी को पैसे देने हैं और किन आदमियों से पैसे लेने हैं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन के बदले। तो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होगा, ताकि आप एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रॉफिट और लॉस या किस आदमी से आपको लेना है, अपनी लायबिलिटी वगैरह कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हर बिजनेसमैन को ये पता रहे कि उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या चल रही है बिजनेस की। सबसे पहला इसमें पॉइंट है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो बिजनेस करती है। ठीक है, बिजनेस आप प्रॉफिट मेकिंग के लिए भी कर सकते हैं और सोशल वेलफेयर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कई NGO होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं, जिनका नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव होता है, वो भी एंटिटी कहलाते हैं। यानी एंटिटी में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड होंगे। एक तो जो बिजनेस मोटिव से काम कर रहे हैं, यानी जिनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, और एक बिजनेस तो कर रहे हैं पर उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, वो एंटिटी कहलाते हैं, जिन्हें आप ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। एंटिटी, अ बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट। इकोनॉमिक यूनिट मतलब जिसमें मॉनेटरी फ्लो होता है, पैसे का आना जाना होता है, इकोनॉमिक यूनिट है। विच इज़ फॉर्म, जो कि बनाई गई है फॉर अर्निंग इनकम, आपको इनकम कमानी है बाय प्रोवाइडिंग सर्विस, या तो आप सर्विस देंगे, और सेलिंग गुड्स, या कोई गुड्स सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल LG इलेक्ट्रॉनिक्स, विप्रो, मारुति सुजुकी एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस एंटिटी में एक तो हो गई कि आप प्रॉफिट मोटिव के लिए आपने कोई एंटिटी बनाई है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। अभी आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे होते हैं। आप सिंगल भी बिजनेस कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं किसी के साथ, आप कंपनी भी खोल सकते हैं। एंटिटी तो एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें सभी जो टाइप्स ऑफ बिजनेस है उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है। तो अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं या गुड्स बेच रहे हैं तो वो एंटिटी का पार्ट है, अगर आप प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं।
अब कई बार बच्चों से पूछा जाता है गुड्स का मतलब बताइए कि गुड्स क्या होता है, तो आप गुड्स को तो ईजिली डिफाइन कर देते हैं, गुड्स एनी टेंजिबल थिंग। टेंजिबल मतलब जिसे आप देख सकते हैं, ये कोई टेंजिबल थिंग होती है, चीज़ होती है जो कि मार्केट में आती है फॉर सेल एंड परचेज के लिए। मार्केट में सेल और बेचने के लिए जिस चीज़ को आप ले आती है जो चीज़, और वो फिजिकल नेचर की है, उसे गुड्स बोला जाता है। यानी एक तो टेंजिबल नेचर की होनी चाहिए वो चीज़ जो दिखाई दे, से पेन, ये फिजिकल हो गया थिंग। मार्केट में आती है वो चीज़ बेचने और ख़रीदने के लिए, तो उसे आप गुड्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है हम सर्विस को कैसे डिफाइन करेंगे सर। सर्विस भी देते हैं कई लोगों को, कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेचते हैं, सर्विस देते हैं। डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ठीक है, प्रोफेशनल्स हो गए जो खुद का ऑफिस या कंसल्टेंसी देते हैं, तो वो लोग तो सर्विस देते हैं। तो सर्विस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। सर्विस को डिफाइन करेंगे, आप बोलेंगे इनटेंजिबल थिंग है सर्विस। इनटेंजिबल मतलब दिखाई नहीं देती, आप महसूस कर सकते हैं कि कोई आपको सर्विस दे रहा है, इंटेंजिबल नेचर की होती है, प्लस इससे कोई वैल्यू एडिशन होता है, राइट। आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। आप एडवोकेट से सलाह ले रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आप किसी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं तो कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। तो कोई अगर आपसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय सर्विस, तो आप क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल वैल्यू एडिशन है। सर्विस एक इंटेंजिबल वैल्यू एडिशन है, यानी दिखाई तो नहीं देगा पर आप फील कर सकते हैं कोई आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है, इससे आपका वैल्यू एडिशन हो रहा है, कोई ना कोई फ़ायदा मिल रहा है। नॉन बिजनेस एंटिटी बता ही दिया था, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो नॉन बिजनेस एंटिटी होती है। नॉन बिजनेस एंटिटी मींस एन एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म, जो कि बनाई गई है नॉट टू अर्न प्रॉफिट, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू रेंडर सर्विस, वो सर्विस देगी टू इट्स मेंबर एंड टू द सोसाइटी, अपनी ही मेंबर्स को या सोसाइटी को। सच एंटिटीज़ आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जनरली इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो इन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जैसे क्लब हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल हो गए जो फ्री में इलाज कर रहे हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज हो गई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, ये धर्म से रिलेटेड जो संस्थान हो गए, कल्चर सोसाइटीज़ हो गई, एट्सेट्रा। तो आई होप बिजनेस एंटिटी का और एंटिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट को कहा जाता है। इकोनॉमिक यूनिट मतलब जिसमें मनी का फ्लो होता है, पैसा आता है और जाता है, ठीक है। ये बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है और नॉन बिजनेस एंटिटी भी हो सकती है। अगर बिजनेस एंटिटी है तो आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा, और अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है तो आपका मोटिव होगा अपने मेंबर्स के लिए, अपनी या सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। अब व्हाट डू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन को हिंदी में बोलते हैं व्यवहार, ठीक है, लेन देन। तो नाम से पता चल रहा है बिजनेस में बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे आप किसी को सामान बेच रहे हैं तो उसे सेल बोलते हैं, किसी सामान खरीद रहे हैं तो उसे परचेज बोल रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं ऑफिस का तो रेंट पे कर रहे हैं, आप कमीशन दे रहे हैं किसी को कोई गुड्स या सर्विस खरीदने पे, वो कमीशन हो गया। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं अपने बिजनेस के, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मतलब जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं, कोई सेल करना, परचेज करना, रेंट देना, कमीशन एक्सेट्रा, वो सब ट्रांजैक्शन का पार्ट है। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब इसमें भी पैसे का फ्लो होगा, पैसा आएगा और जाएगा। जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात होगी बिजनेस में, आप अकाउंट में बात करेंगे तो वो मॉनेटरी टर्म्स में बात कर रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है। अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, यानी जिसमें पैसे का फ्लो होगा ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस फाइनेंशियल पोजीशन, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज होगा। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है अभी आप समझेंगे, पर अभी आप इतने ही समझिए। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ऐसा डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप बिजनेस का कर रहे हैं, जिससे पैसा आ रहा है या जा रहा है, उसे आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो एंटिटी समझ में आ गया होगा। एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मनी का फ्लो होता है। एंटिटी दो तरह की होती है, एक तो बिजनेस एंटिटी होती है और एक नॉन बिजनेस एंटिटी होती है। बिजनेस एंटिटी का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, और नॉन बिजनेस एंटिटी का मोटिव होता है अपनी मेंबर्स और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेट है, यानी आप कोई सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, जिसमें मॉनेटरी फ्लो हो रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे इवेंट की। इवेंट क्या होता है। इवेंट मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने किया, बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन किया, उसका एंड रिजल्ट क्या निकला। मतलब एंड रिजल्ट मतलब क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हुआ, या जो चीज़ बच गई ट्रांजैक्शंस करने के बाद, उसे बोलते हैं आप इवेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए लगाया, इसमें से 9 लाख तो स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, 1 लाख बच गया बाद में आपके हाथ में, तो ये इवेंट है। जो बच गया चीज़ ट्रांजैक्शंस करने के बाद,
ठीक है, वो इवेंट है। या आपने 10 लाख का सामान बेचा, इसमें आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो ये जो प्रॉफिट कमाए बच गया, सारे एक्सपेंस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो इवेंट है। तो कोई भी चीज़ जो ट्रांजेक्शन्स का एंड रिजल्ट है वो इवेंट कहलाती है। एंड इवेंट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज, इवेंट एक परिणाम है और रिजल्ट है ऑफ अ ट्रांजेक्शन का। फॉर एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। सचिन स्टार्ट अ बिजनेस विद अ कैपिटल। अभी आप कैपिटल का मीनिंग भी समझेंगे। जो ऑनर पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल कहलाता है। 5 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ही परचेज गुड्स फॉर 4 लाख फॉर कैश। आपने 4 लाख का तो सामान खरीदा। गुड्स मतलब बेचने के मोटिव से जो सामान खरीदते हैं आप बिजनेस में, वो गुड्स होता है। या तो बेचने के मोटिव से खरीद रहे हैं या पहले उससे कुछ बनाएंगे, यानी रॉ मटेरियल भी हो सकता है, पहले उससे कुछ बनाएंगे और फिर बना के बेचेंगे। यानी आपको एक चीज़ और बता देते हैं। एक तो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एक होती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जिनके आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, राइट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो समझते हैं जो पहले कुछ चीज़ बनाएगी और फिर बेचेगी, यानी पहले वो किसी से कच्चा सामान इन रॉ मटेरियल खरीदेगी, फिर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, बनाएगी और फिर आगे बेचेगी पब्लिक को। जैसे आप शुगर फैक्ट्री है आपकी, शुगर आप बनाते हैं, चीनी, तो जो शुगर कैन होगा, गन्ना होगा, शुगर कैन, वो आपके लिए रॉ मटेरियल होगा, फिर आप उसे बनाएंगे, फिर फिनिश गुड शुगर आएगा, उसे आप सेल करेंगे। तो ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पहले बनाएंगी और फिर आगे बेचेंगी। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, जो बना बनाया खरीदेंगी कोई सामान, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगी और फिर कस्टमर को बेचेंगी, उन्हें आप ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। जो बना बनाया सामान खरीदती हैं और आगे सेल करती हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो कोई सर्विस दे रही है, जो कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रही पर सर्विस देती हैं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, जनरली हॉस्पिटल में तो खैर दोनों चीज़ें भी हो सकती है। मेडिसिन बेच रहे हैं तो वो गुड्स भी बेच रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं, पर केवल सर्विसेज देने से एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, वहाँ पे टेक्निकल कोई कंसल्टेंसी आप ले रहे हैं तो वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो आपने ही परचेज गुड्स फॉर 4 लाख फॉर कैश, आपने 4 लाख का गुड्स कैश में खरीदा है। एंड सेल 3/4 ऑफ दीज गुड्स फॉर 380, यानी अपने 4 लाख में से 3/4 गुड्स बेचा है और सेलिंग प्राइस है 380। ही ऑल्सो पेड 20,000 एज रेंट ऑफ गोडाउन, आपने गोडाउन का रेंट भी दिया। तो ये देखिए, जो डे टू डे के ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, तो ये तो ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे। जैसे ऑनर पैसा लगा रहा है बिजनेस में, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। आप परचेज कर रहे हैं, ये भी एक ट्रांजेक्शन, क्योंकि मनी का फ्लो हो रहा है, बिजनेस से रिलेटेड है ये। सेल कर रहे हैं, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। आप 20,000 का रेंट पे कर रहे हैं तो ये भी ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन तो ये हो गया। जैसे इन्वेस्टमेंट लगाना, बिजनेस में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। परचेज कर रहे हैं आप गुड्स 4 लाख का, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। मेकिंग कैश सेल कर रहे हैं 380, ये भी एक ट्रांजेक्शन है। पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट, ये भी एक ट्रांजेक्शन हुआ। तो ट्रांजेक्शन तो आई होप क्लियर हो गया होगा। जो बिजनेस में डे टू डे की एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें मनी का फ्लो हो रहा है। पर्सनल ट्रांजेक्शन की बात नहीं की जा रही, घर के पर्सनल ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, केवल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अब इवेंट क्या हुआ? इवेंट मतलब जो एंड रिजल्ट, जो इन ट्रांजेक्शन्स का एंड रिजल्ट होगा वो इवेंट होगा। जैसे आप इसमें देखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। ही परचेज गुड्स फॉर 4 लाख फॉर कैश एंड सेल 3/4 ऑफ द गुड्स 380। आपने 3/4 गुड्स बेचे हैं 380 में, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है हम समझते हैं। सबसे पहले तो सेल प्राइस लिखा जाता है। सेल प्राइस 3,80,000 आपका सेल प्राइस है। इसमें से हम एक्सपेंसेस को घटाएंगे, यानी जो हमने सामान खरीदने पे जो हमारा खर्चा हो उसे कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। वो डिडक्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। आपने केवल 3/4 गुड्स ही बेचा है, पूरा 4 लाख का गुड्स नहीं बेचा है, तो पूरा थोड़ी लेस करेंगे। 4 लाख में से बाकी का सामान तो बच गया, तो 4 लाख का अगर आप 3/4 निकालेंगे तो ये 3 लाख आएगा, राइट। 3/4 ही बेचा है तो 4 लाख का 3/4 3 लाख आएगा। तो 3 लाख का गुड्स, आप ये तो बोलेंगे 3 लाख का गुड्स 380 में बेचा, तो जो 80,000 प्रॉफिट हुआ ये कहलाएगा इवेंट। जो रिजल्ट निकला इस ट्रांजेक्शन्स का वो क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया आपको 80,000, तो ये कहलाएगा इवेंट। सेल प्राइस है 380, इसमें से माइनस कर देंगे आप 4 लाख का 3/4, क्योंकि 3/4 गुड्स ही बेचा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो 3,80,000 जो बचा है ये कहलाएगा आपका इवेंट। जो एंड रिजल्ट है उसे आप इवेंट बोलते हैं। 80,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में, सर जो 1/4 सामान बच गया, अब इसमें से 3 लाख का तो बिक गया सर, 1 लाख का जो सामान बच गया
इसे बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में। क्लोजिंग मतलब जो बच गया, स्टॉक मतलब जो बिकने से रह गया, जो डे टू डे का सामान आप खरीदते बेचते हैं उसमें से जो बच जाता है उसे क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टॉक बोलते हैं। तो ये भी एंड रिजल्ट एक तरह से जो बच गया आपके हाथ में, तो ये भी एक इवेंट है कि भाई आपने 4 लाख का गुड्स खरीदा, 3 लाख का तो बिक गया और 1 लाख का बच गया, तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बचा ये भी एक इवेंट है, ठीक, इसको भी इवेंट आप बोलेंगे। तो जैसे इसको मैं समझा ही दिया कि आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 80,000 का। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी थी कि गोडाउन का रेंट भी पे किया, तो जो नेट प्रॉफिट होगा, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, ये तो गुड्स बेचने पे प्रॉफिट हुआ। अब 80,000 में से 20,000 आपने रेंट भी पे किया है, देखिए गोडाउन का रेंट भी दिया है इस क्वेश्चन में, तो इसमें से रेंट भी डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो सारे एक्सपेंस घटाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो ये 60,000 आपका नेट प्रॉफिट होगा। और भी कोई एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, वो सब लेस हो जाते। सबसे पहले हमने कॉस्ट को घटाया, जो गुड्स आप बेच रहे हैं उनकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं इनको। जो गुड्स आप बेच रहे हैं उनका खर्चा, जो आपने खरीदने पे खर्चा किया था 3 लाख, तो 80,000 प्रॉफिट हुआ। 80 में से 20,000 गोडाउन रेंट है, क्वेश्चन बोल रहा है। अगर ये गोडाउन रेंट नहीं होता तो आपका आंसर 80 ही होता, पर यहाँ गोडाउन रेंट भी है तो वो लेस हो जाएगा। कोई और सैलरी सेक्टर कोई एक्सपेंस होता वो लेस होता। तो नेट प्रॉफिट आपका 60,000 हुआ, ये इवेंट हुआ। ऐसे बताया था 1 लाख का स्टॉक बच गया आपके हाथ में, 1 लाख रुपए का स्टॉक बच गया, जो स्टॉक बिकने से रह गया सामान, वो भी क्या है, एंड रिजल्ट है, तो वो भी इवेंट हुआ। इसी तरह ऑनर ने, आपने क्वेश्चन का स्टार्टिंग पढ़ लिया था कि ऑनर ने 5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया था, 5 लाख रुपए आए थे, तो 5 लाख में से आपने 4 लाख तो खर्च कर दिए। ये देखिए 4 लाख रुपीज़ तो यहाँ पे खर्च हो गए थे, आपने जो सामान खरीदा था उसमें 4 लाख रुपए खर्च हुए, राइट। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, सर 5 लाख रुपीज़ आए थे बिजनेस में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख, इसमें से 4 लाख का तो हमने परचेज कर लिया था, सामान खरीद लिया था, तो अब बचे 1 लाख, राइट। ये 1 लाख आपके बचे, प्लस आपने जो 380 में सामान बेचा तो पैसा आया होगा बिजनेस में, आपने सेल किया है, सेल करने पे पैसा आता है, आपके पास अमाउंट आया होगा 380, आपके पास कैश रिसीव हुआ होगा, तो ये हो गया 480, राइट। पैसा 480 हो गया। वापस समझ लें 5 लाख था, आपने 5 लाख लगाया था बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते समय 5 लाख में से 4 लाख का तो आपने परचेज कर लिया था, तो पैसा गया, घटा देंगे, लेस कर देंगे, 1 लाख बचेगा कैश आपके पास में। फिर 380 का आपने सेल किया था, सेल पे पैसा आता है कस्टमर से, 380 ऐड हो गया, टोटल 480 आपका कैश हुआ। फिर आपने गोडाउन रेंट पे किया था, क्वेश्चन बोल रहा था 20,000 का गोडाउन रेंट पे किया, तो वो लेस कर देंगे, तो जो नेट कैश बचेगा आपके पास में 4,60,000, ये पैसा आपके पास बच गया सभी ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद में। तो ये भी एंड रिजल्ट है, जो बच गया पैसा एंड रिजल्ट, तो इसे भी इवेंट बोला जाएगा, क्लियर। ये भी इवेंट का ही पार्ट है, तो 460 आपका इवेंट हो गया। अब देखिए कैपिटल, जो ऑनर ने लगाया था पैसा 5 लाख तो उसने लगाया था पैसा, राइट। 5 लाख लगाने पे उसे 60,000 रुपये का रिटर्न मिला, नेट प्रॉफिट 60 हुआ था, बताया था अभी आपको कि 380 सेल प्राइस है, उसमें से आपने एक्सपेंसिव लेस किए, जो परचेज किया है, परचेज 4 लाख की पर 340 बेचा है, तो 340 लेस करेंगे, तो 80,000 बचा था प्रॉफिट, उसमें से 20,000 गोडाउन रेंट था, तो नेट प्रॉफिट 60 का ही हुआ। तो फिर 5 लाख तो आपने लगाए थे बिजनेस में, 60 का आपको प्रॉफिट हुआ, तो एक तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया, आज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 5,60,000, 5,60,000, ये कैपिटल हो गई जो ऑनर इन्वेस्ट करता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ट्रांजैक्शन इवेंट का मतलब। ट्रांजैक्शन मतलब जो डे टू डे के बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उन्हें ट्रांजैक्शन बोलते हैं आप, और जो लेन देन होते हैं बिजनेस में, टाइप। और इवेंट मतलब जो एंड रिजल्ट, जो ट्रांजैक्शंस का एंड रिजल्ट हुआ वो इवेंट कहलाता है। अब आते हैं अकाउंट। अकाउंट का मतलब तो वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया था, टू रिकॉर्ड समथिंग, अगर आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो अकाउंट होता है, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, जो इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन होते हैं, जो अलग अलग ट्रांजेक्शन होते हैं ऑफ लाइक नेचर, एक जैसे, आर रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, ऐड किया जाता है, एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है वन प्लेस पे, अगर पैसा आया है तो ऐड और गया है तो लेस। सच प्लेसेस कस्टमरली टर्म एज एन अकाउंट, जहाँ पे आप ये रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, उस प्लेस को, उस जगह को अकाउंट बोलते हैं। प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट अकाउंट में वर्ड आएंगे, अभी आप समझेंगे। जैसे मैथ्स में प्लस माइनस होते हैं, अकाउंट में प्लस माइनस को हम डेबिट या क्रेडिट टर्म यूज़ करते हैं। मैथ्स में तो आप प्लस बोलते हैं किसी चीज़ को, माइनस आ रही है जा रही, अकाउंट में उसे डेबिट और क्रेडिट से डिनोट किया जाता है। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ अकाउंट, आपको अकाउंट का मतलब समझना होगा।
जहाँ पे भी आप कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसे अकाउंट बोला जाता है बिजनेस के। एन अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, जहाँ पे आप सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, या तो वो किसी पर्सन से रिलेटेड है, जैसे राम श्याम किसी से उधार सामान खरीदा या किसी को उधार सामान बेचा, या किसी आइटम से रिलेटेड है, कोई आपने प्रॉपर्टी परचेज की, कोई गुड्स परचेज किया एक्सेट्रा। ये नहीं समझना, अभी फॉर्मेट आगे आएगा डिटेल में, पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप कैपिटल मतलब जो ऑनर इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करते समय टाइम टू टाइम जो पैसा लेकर आता है ऑनर बिजनेसमैन बिजनेस में लगाने के लिए, उसे कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। जैसे ऑनर ने बिल्डिंग भी दे दी, ठीक है, ऑनर मतलब जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस वो बिल्डिंग भी दे रहा है बिजनेस को। अकाउंटिंग करते समय बिजनेस और ऑनर को अलग समझा जाता है, अभी आप समझेंगे आगे जाके कॉन्सेप्ट क्या आएगा। आप अकाउंटिंग जब कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस में, कोई ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग करते समय ऑनर को अलग माना जाएगा ऑनर एक डिफरेंट पर्सन है और बिजनेस एक डिफरेंट पर्सन है, ठीक है। अकाउंटिंग करते समय वैसे तो डिफरेंट नहीं है, आपका ही बिजनेस है, पर अकाउंटिंग करते समय आपको अलग समझा जाएगा और बिजनेस को अलग समझा जाएगा। तो जो भी आप बिजनेस को देंगे वो एक तरह से आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, वो कैपिटल कहलाएगा। चाहे आप बिल्डिंग दें, फर्नीचर दें, कैश दें, वो सब कैपिटल को बोला जाता है। कैपिटल इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, जो ऑनर पैसे लगाता है इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस में, उसे कैपिटल बोलते हैं। अमाउंट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, आप कैश पैसा भी दे सकते हैं, कोई गुड्स भी दे सकते हैं, और असेट मतलब कोई प्रॉपर्टी दे सकते हैं। फॉर द फर्म इट इज़ अ लाइबिलिटी टुवर्ड्स प्रोप्राइटर, फर्म मतलब बिजनेस के लिए एक तरह से पैसा लाइबिलिटी है, क्योंकि ऑनर डिफरेंट माना जाएगा। दिस इज बिकॉज द प्रोप्राइटर ऑनर इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस, आपको सेपरेट ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अगर सेपरेट नहीं माना जाएगा तो फिर अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन भी आप बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। आप घर के ट्रांजेक्शन जो पर्सनल नेचर के ट्रांजेक्शन है वो आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिजनेस में, इसलिए सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एक आगे आएगा जो आप पढ़ेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि ऑनर को अलग मानिए, बिजनेस को अलग मानिए, ताकि बिजनेस के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड हो बिजनेस में, पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो। अकाउंटिंग करते समय आप कैपिटल जो ऑनर है और अकाउंट है उन्हें अलग ट्रीट करते हैं। कैपिटल को कई लोग ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं, ठीक है, नेटवर्थ भी बोलते हैं और नेट एसेट भी बोलते हैं। जैसे आप शार्क टैंक देखते हैं तो वो ऑनर्स जो आते हैं स्टार्टअप के लिए, जो बिजनेस के लिए पैसे फंड लेने आते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि हमें इतना इक्विटी में हिस्सा चाहिए, इक्विटी मतलब ऑनरशिप में हिस्सा चाहिए। तो कैपिटल को कई लोग इक्विटी भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं और नेट एसेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इजी है, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब जो ऑनर ने पैसा लगाया बिजनेस में उसे कैपिटल बोलते हैं, और वो पर्सनल पर्पस के लिए अगर ऑनर कोई पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, अपनी कैपिटल वापस निकाल के लेके जाता है, उसे आप ड्राइंग्स बोलते हैं। और ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, जैसे 10 लाख रुपए लगाए थे ऑनर ने, अब वो 1 लाख निकाल के ले गया तो 9 लाख ही रह जाएगी उसकी कैपिटल। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो आप कैश निकालते हैं या कोई गुड्स निकालते हैं, विड्रॉ मतलब निकालता है बाय द ऑनर मालिक फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड आर कॉल्ड ड्राइंग्स। आप पर्सनल पेमेंट के लिए कोई पैसा बिजनेस से निकालते हैं तो उसे ड्राइंग्स बोला जाता है। नेक्स्ट टर्म है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपको कोई अमाउंट पे करना है किसी को ड्यूरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी आपने कोई उधार सामान लिया है किसी से या कोई उधार सर्विस ली है और आपको उसे पेमेंट करना है फ्यूचर में, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे वो चीज़ आपके लिए लाइबिलिटी कहलाएगी। इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, वो कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, यानी पार्टनरशिप फर्म, इज लायबल टू पे टू आउटसाइडर, जो आपको आउटसाइडर को देने होते हैं पैसे, एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ टू प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मालिक को कैपिटल देनी होती है वो, तो उसके अलावा जो भी पैसा आपको आउटसाइडर को देना है, थर्ड पार्टी को देना है। इन अदर वर्ड फिनी एंड मिलर के अकॉर्डिंग लाइबिलिटीज आर डेट, एक तरह से लाइबिलिटी लोन है, डेट है आपके लिए। दे आर अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिटर्स को पेमेंट करना होता है। अभी आप क्रेडिटर का मतलब भी समझेंगे। क्रेडिटर्स उन लोगों को बोला जाता है जिनसे आप कोई उधार सर्विस या सामान खरीदते हैं, जिनसे आप अपने बिजनेस में कोई उधार सर्विस ले रहे हैं या क्रेडिट पे कोई सामान परचेज कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्रेडिटर बोलते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस एज, तो इस अब लाइबिलिटीज़ को दो पार्ट्स में बांटा जाता है समझने के लिए। लाइबिलिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
इंटरनल लायबिलिटी मतलब जो ऑनर को देनी है पैसे, क्योंकि बिजनेस करते समय ऑनर को अलग माना जाएगा और बिजनेस को अलग माना जाएगा। तो ऑनर ने जो पैसा दिया वो बिजनेस के ऊपर एक तरह से लायबिलिटी है, क्योंकि उसे टाइम टू टाइम ऑनर को लौटाना होगा पैसा। अब लौटाएगा कैसे? अब प्रॉफिट्स के थ्रू। अब प्रॉफिट कमाएगा बिजनेस और प्रॉफिट ऑनर को वापस करेगा, तो वो इंटरनल लायबिलिटी है कैपिटल। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे, जो आपको पैसा देना पड़ेगा टू प्रोप्राइटर मतलब ऑनर को, आर इंटरनल लायबिलिटी सच एज कैपिटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो हर साल प्रॉफिट हो रहा है और जो रोक रहा है बिजनेस, सारा प्रॉफिट नहीं बांटा जाता ऑनर में, क्योंकि आप सारा बांट देंगे तो फिर बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करेंगे, राइट? अब ब्रांचेस और अलग फैक्ट्री कैसे लगाएंगे, तो बिजनेस सारा प्रॉफिट नहीं देता है ऑनर को, कुछ प्रॉफिट रोक के रखा जाता है। जैसे कंपनी में अकाउंट डिसाइड करता है डायरेक्टर्स, डायरेक्टर सारा पैसा शेयर होल्डर में नहीं बांटते हैं, जो प्रॉफिट होता है वो रोक के रखते हैं, क्योंकि कंपनी को अगर बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है तो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो फंड जो रोक के रखा जाता है, प्रॉफिट जो नहीं बांटा जाता है शेयर होल्डर में, ऑनर में, उसे आप एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा हुआ प्रॉफिट्स बोलते हैं। और वो भी लायबिलिटी है बिजनेस की, क्योंकि उस पैसे को ऑनर को ही ट्रांसफर करना है आपको। इंटरनल लायबिलिटी हो गई, यानी जो ऑनर को देनी है बिजनेस को, क्योंकि अकाउंटिंग करते समय ऑनर अलग है बिजनेस अलग है, तो ऑनर को जो पैसा ऑनर को देना है वो इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है। एक्सटर्नल लायबिलिटी तो नाम से पता चल रहा है, जो ऑनर के अलावा दूसरे लोगों को देनी है जो भी पैसा, वो इंटरनल लायबिलिटी है। जैसे किसी बैंक से लोन लिया तो बैंक को चुकाना है लोन, तो वो आपके लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ। इसी तरह किसी क्रेडिटर से सामान खरीदा तो आपको उससे पेमेंट करना उस पर्सन को, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हुआ। ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे, जो आपको देना पड़ता है टू आउटसाइडर, आर नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। आप उसे एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोलते हैं, सच एज क्रेडिटर को जो पेमेंट करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट को जो पेमेंट करना है, बिल्स पेबल को जो पेमेंट करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपने नहीं पे किए वो, लोन्स एटसेट्रा। चलिए, बिल्स पेबल क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट कार्ड जो होता है, आप बैंक के पैसे से शॉपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में तो पैसा नहीं है पर आप पैसा ले रहे हैं बैंक से, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। तो वो आपके लिए लायबिलिटी है, क्योंकि आपको पेमेंट करना होता है। तो लायबिलिटी दो तरह की हो गई, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटीज में भी फर्दर क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स। लायबिलिटीज को भी आप दो पार्ट्स में बांट सकते हैं बाद में अलग से। एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब जिन लायबिलिटीज को एक साल के बाद पेमेंट करना होगा, यानी विद इन 1 ईयर पेमेंट नहीं करना है, मोर देन 1 ईयर के आफ्टर उनका पेमेंट करना है, तो ऐसी लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। और एक करंट लायबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है, जिनका पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर करना होता है, ठीक है। अब ये 1 ईयर कहाँ से काउंट होगा? जो आपका फाइनेंशियल एंड होगा, जैसे मार्च में एंड होगा, तो 31 मार्च से काउंट होगा कि एक साल के अंदर जिन भी लायबिलिटीज़ का आपको पेमेंट करना है वो करंट लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, और एक साल से ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद आप उनका पेमेंट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ या नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मीन्स दीज रेफर टू दोज लायबिलिटी विच फॉर ड्यू, जो ड्यू होंगी यानी पेमेंट के लिए लायबल होंगी फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, इन्हें लंबे समय बाद चुकाना होगा, नॉर्मली आफ्टर मोर देन 1 ईयर, जनरली एक साल बाद। फॉर एग्जाम्पल कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया, डिवेंचर, डिवेंचर्स क्या होते हैं हम आगे समझेंगे अभी, ठीक है। करंट लायबिलिटीज रेफर टू दोज लायबिलिटी, वो लायबिलिटीज़ होती हैं, वो बर्डन है आपके ऊपर, विच आर टू बी पेड, जो कि देना पड़ेगा इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर देना होता है। फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई शॉर्ट टर्म लोन है जो 12 महीने के अंदर आपको पे करना है, एटसेट्रा, ये आपकी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अकाउंट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा बिजनेस टर्मिनोलॉजी पढ़ ली, आप अकाउंट को समझ रहे हैं। अकाउंट मीन्स टू रिकॉर्ड समथिंग। अकाउंटिंग अभी नहीं समझ रहे हैं, वो अभी कुछ दिन बाद आएगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद करनी होगी अकाउंटिंग को अगर आपको समझना है तो। पहला वर्ड था एंटिटी। एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस मोटिव के लिए काम कर रही है, वो इसमें कवर्ड होगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी आप कर रहे हैं जिससे पैसे का फ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा। इवेंट का मतलब हो गया एंड रिजल्ट, जो आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है वो इवेंट होता है। अकाउंट मतलब जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें एक जगह नोट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पर्सन या आइटम से रिलेटेड, तो उसे आप अकाउंट बोलते हैं। कैपिटल आपने समझ लिया था, जो ऑनर पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, चाहे वो काइंड में इन्वेस्ट करे चाहे कैश में इन्वेस्ट करे, ठीक है, वो कैपिटल कहलाता है। ड्राइंग्स,
जो पर्सनल पर्पस के लिए ऑनर पैसा विड्रॉ करता है बिजनेस से, आप उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। लायबिलिटी मतलब ऐसा कोई भी बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन जो आपको फ्यूचर में पे करना है, उसे आप लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, लायबिलिटी एक तो इंटरनल होती है जो ऑनर को पैसा लौटाना है, इंटरनल लायबिलिटी है क्योंकि ऑनर अलग है, अकाउंटिंग करते समय बिजनेस अलग है, तो वो इंटरनल लायबिलिटी होगा। एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑनर के अलावा जिन जिन लोगों को आपको पैसा देना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। लायबिलिटी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी बोला जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ मतलब जिनका पेमेंट आपको 1 साल बाद करना होता है, वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती हैं, और जिनका पेमेंट विद इन 1 ईयर आपको करना है, ठीक है, वो आपके लिए करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइम टू टाइम अगर आप फाइनेंस में करियर बनाना चाहते हैं या आप 11th के स्टूडेंट हैं, हम CA फाउंडेशन भी साथ में पढ़ेंगे, यानी जब हो जाएगा तो हम CA की बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी 11th की प्रिपरेशन, बेसिक अकाउंटिंग की प्रिपरेशन और CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन साथ साथ हो जाएगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं काम करना चाह रहे हैं, एज ए फाइनेंस में करियर बनाना चाह रहे हैं, तो इंटरव्यूज़ में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर डाउट है आपका, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।